Hello students, in some of the earlier audio video we have discussed the trade policy under the economic policy of the Indian government during the phase of 1950 to 1990. Now, what we have discussed or what we have read कि भारत सरकार का 1950 के बाद ये सोच रहा, मतलब डिफेंसिव मोड में हमारी सरकार रही। उसने देखा कि यूरोप के बहुत सारे देश, अमेरिका काफ़ी इंडस्ट्रियली एडवांस्ड हैं और एक एडवांस देश से एक एडवांस देशों के इंडस्ट्रियल गुड्स से अगर हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ जो अभी तुरंत स्टार्ट हुए हैं फाइटिंग नहीं कर सकते, कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो हम जो प्रोडक्शंस करेंगे धीरे धीरे प्रोडक्शंस इतना करेंगे कि विदेशों से जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट करना हम कैसे बंद कर सके। हमारा सोच इतना ही था कि हम अपने फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इतना बढ़ाएं, इतने वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करें कि जो फॉरेन कंट्रीज से हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट ना करें, ऐसी स्थिति में आ जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्थिति में हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स के वैरायटी ऑफ प्रोडक्शंस और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शंस दोनों हो जाने चाहिए। दूसरा जो लक्ष्य था कि ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनके बड़े बड़े कंपनीज़, अगर हमारे कंपनीज़ के द्वारा बनाए गए गुड्स के सामने में उनके गुड्स भी आकर बिकने लगे तो फॉरेन कंपनीज़ के जो गुड्स के क्वालिटी थे, क्वांटिटी थे, प्राइस थे, वो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के द्वारा, भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए गुड्स को कंपटीशन देंगे और इससे हमारी कंपनी के गुड्स नहीं बिकेंगे, डोमेस्टिक कंपनीज के गुड्स और फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट मार्केट में हावी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए सरकार ने 2 स्टेप लिए थे। क्या हम लोग पढ़े थे कि एक टैरिफ पॉलिसी, टैक्स रेट्स फॉरेन गुड्स पर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा सब बढ़ा करके उसको महंगा करना, जिससे कि देश में आते आते फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हो जाए और भारतीय लोग उसको स्किप करें, उसको अवॉइड करें। और दूसरा पढ़े कि कोटा सिस्टम कर दिया था कि साल में हम अगर कोई भी फॉरेन कंपनी का कोई गुड्स मंगाना चाहे, जैसे मान लीजिए हम कार मंगाना चाह रहे हैं, भारतीय लोगों को विदेशी कार की इच्छा है, तो उसको क्वांटिटी फिक्स करके रखा है कि साल में 25 या 50 या 100 कार से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो ये 2 तरीक़ा से भारत सरकार ने भारतीय कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनीज को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको होम मार्केट दिया। बट हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। असर, द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडीड। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग तरक्की नहीं किए, सफलताएं हमें मिली, आशातीत सफलता मिली, क्योंकि हम दुनिया के बाहर से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम अपने आप से कंपेयर कर रहे थे कि 1947 में हम कहाँ थे और इसने 5-5 साल की प्लानिंग जैसे से बीतते जा रहा और हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा। द प्रोपोर्शन ऑफ GDP कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% टू 1950-51 टू 24.6% इन 1991। जहां हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर GDP में सिर्फ 11.8 यानी कि 12% अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीब्यूट कर पा रहा था 1950-51 में, वही इंडस्ट्रियल सेक्टर 1990-91 आते आते 24.6% GDP में कंट्रीब्यूट करने लगा था। तो एक करीब 12% का, 13% का उछाल 40 सालों में इंडस्ट्रियल गुड्स के प्रोडक्शन में हुआ। द राइज इन द इंडस्ट्रीज शेयर ऑफ GDP इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के GDP में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे राइज हुआ, ये उसके विकास का एक अच्छा सूचक है। द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज़ कमेंडेबल। और सालाना करीब औसतन 6% की दर से इंडस्ट्रियल सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया,
ये एक सनसनीय बात थी। No longer was Indian industry restricted largely to cotton textiles and jute. In fact, the industrial sector became well diversified by 1990. मतलब ऐसा नहीं जो आज़ादी के समय हम लोग सिर्फ कॉटन में थे, जूट में थे, आयरन एंड स्टील में थे, हम लोग उतने ही तक सीमित नहीं रहे। हमारे यहाँ वैराइटीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन होने लगे, लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर, और इन सब में बड़ा योगदान पब्लिक सेक्टर का था। द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज पीपल हु डिड नॉट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज फर्म्स टू गेट इनटू बिजनेस। और ये जो सरकार का सोच था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, ऐसे में समाज के निजी क्षेत्र के उन तबके को हिम्मत मिली, साहस मिला जिनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं थी और ज़्यादा रिस्की बिजनेस वो करना भी नहीं चाहते थे। वो लोगों ने SSI में ध्यान दिया, छोटे छोटे बिजनेस हर एरिया में लोग स्टार्ट किए। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स विच अदरवाइज कुड नॉट हैव बीन डेवलप्ड। और ये जो हम लोगों ने वो जो टैरिफ पॉलिसी और कोटा पॉलिसी से फॉरेन कंपनी के गुड्स को इंडियन मार्केट में ढुकने से बचाया, इससे जो एक तरह से प्रोटेक्शन मिला भारतीय कंपनी को, इससे भारत में वैराइटीज़ ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में एक्सेट्रा। अगर सरकार शुरू से कदम न लेती तो शायद हो सकता था विदेशी कंपनी हमारे यहाँ छा जाती और हम इतने वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाते, उनका बेस भी तैयार नहीं हो पाता। इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सम इकोनॉमिस्ट्स आर क्रिटिकल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। फिर भी बहुत सारे शास्त्रियों का मतांतर है कि भारत में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो परफॉर्मेंस है वो कमेंडेबल नहीं कह सकते। It was proposed at the beginning of this chapter that initially public sector was required in a big way. शुरुआती तौर पर हमको पब्लिक सेक्टर बहुत बड़े स्तर पर चाहिए था। It is now widely held that the state enterprises continue to produce certain goods and services, often monopolizing them, although this was no longer required. अब ये बताया गया कि जो पब्लिक सेक्टर को ज़बरदस्ती कोई गुड्स दे दिया जा रहा है और सिर्फ सरकारी कंपनी उस गुड्स को बना रही है, इससे एक तरह का मोनोपोली मार्केट क्रिएट हो जा रहा है, सिंगल सेलर हो जा रहे हैं। और मार्केट में अब ऐसी स्थिति नहीं रही, हमको प्राइवेट फर्म्स को भी उस गुड्स के प्रोडक्शन का लाइसेंस देना चाहिए। एन एग्जाम्पल इज़ द प्रोविज़न ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। और उदाहरण दिया गया, देखो टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में अब याद करो 1990 तक भारत में सिर्फ BSNL ही था, कोई प्राइवेट कंपनी को मौका नहीं दिया गया, तो क्या हुआ, मोनोपोली मार्केट हो गया। दिस इंडस्ट्री कंटिन्यूड टू बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वॉज रियलाइज्ड दैट प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट। और इसका मतलब क्या होगा कि IT सेक्टर एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रख दिया गया, हालांकि प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते थे। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण, इवन टिल द लेट 1990s वन हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ टेलीफोन कनेक्शन। बिल्कुल, और ये जो प्रतिस्पर्धा नहीं था और लोगों को सरकारी नौकरी हो जाते थे, तो जो बड़े बड़े मार्केटिंग मैनेजर हुआ करते थे BSNL कंपनी के, उन लोगों के अप्रोच में ये अभाव था कि कस्टमर्स को ज़्यादा टेलीफोन कनेक्शन नहीं दो, और उनके दिमाग में सेट था कि हमको एक बार जॉब मिल गया तो भाई सैलरी तो मिलेगी ही, रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिलेगा ही, इसलिए उनमें कॉम्पिटिशन्स का कोई अभाव ही नहीं था, कॉम्पिटिटिव अप्रोच ही नहीं था। मेरा खुद का भी उदाहरण मुझे याद है कि हम लोगों ने 1994 में टेलीफोन के लिए, लैंडलाइन टेलीफोन के लिए अप्लाई किया था, और 1994 के अप्लाई किया हुआ टेलीफोन कनेक्शन हम लोग को 2000 में जाके मिला था। तो आप समझ सकते हैं 6-7 साल लग गए थे मैंने टेलीफोन के लिए अप्लाई करना और उसका कनेक्शन मिलने में। आज के दिन में आज आप जाओ और आज आपके घर में कनेक्शन मिल जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी सबका जो अप्रोच था
वो था कि या कह सकते गवर्नमेंट का अप्रोच था कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं ऐसे बना के रखो कि ज़्यादा कस्टमर्स उसको अफोर्ड नहीं करे, वो सिंपल लाइफ लिव करे, बेसिक नीड्स पे ही डिपेंड करे। और किसी किसी के घर में अगर टेलीफोन कनेक्शन हो जाए तो वो एक बहुत ही रिमार्केबल बात हो, विशेष बात हो, विशेष उपलब्धि की बात हो, ऐसा कुछ था। Another instance could be the establishment of modern bread, a bread manufacturing firm। और दूसरा उदाहरण था कि जो आधुनिक तरीके से जो पाव रोटी बनाया जाता है ना, वो भी भारत सरकार सरकारी कंपनी को उसका लाइसेंस देती। जैसे कि ये जीरो टेक्नोलॉजी का गुड्स भी प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं थी। इन 2001 में दिस फर्म वॉज सोल्ड टू द प्राइवेट, और 2001 में जाकर के इस रोटी बनाने वाली कंपनी को, ब्रेड बनाने वाली कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। द पॉइंट इज दैट आफ्टर 4 decades ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट, 40 वर्षों तक हम लोग प्लानिंग करते रहे, देश का विकास करते रहे। नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन what the public sectors alone can do and what the private sectors can also do। हम लोग ये नहीं निर्णय कर पाए कि पब्लिक सेक्टर क्या कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकती है। ठीक है, 1950 में हमने स्टार्ट किया था, बट हमको उसको 1970-75 आते हमको उस चीज़ भी गियर अप में चेंज करना चाहिए था, लेकिन नहीं। जो स्टैटिक डिसीजन हम लोगों ने 1950-51 में लिया, उसी पर टिके रहे, उसी पॉलिसी को काम करते रहे। फॉर एग्जाम्पल, even now only the public sector supplies national defense, and even though the private sector can manage hotels well, yet the government also runs hotels। और हमारे भारतीय सरकार का अप्रोच अभी तक भी है। अब देखिए आप कि सेना को जो डिफेंस गुड्स है वो सरकारी कंपनी ही प्रोडक्शन करती है। अभी तक इसको प्राइवेट सेक्टर्स को देने से हम लोग बचते रहे हैं। और अच्छे अच्छे होटल्स प्राइवेट सेक्टर्स भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सरकार ही होटल्स व्यवसाय में लगी हुई है। दिस हैज़ लेड सम स्कॉलर्स टू आर्ग्यू दैट द स्टेट शुड get out of the areas which the private sectors can manage, and the government may concentrate its resources on important services which the private sector can't provide। तो कुछ विद्वानों का ये मत है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसको प्राइवेट सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं, वेल मैनेज कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में क्यों रहे, गवर्नमेंट वो बिज़नेस क्यों करे, गवर्नमेंट वहाँ से हाथ पीछे खींचे और प्राइवेट सेक्टर्स को उसमें आने दे। Many public sector firms incurred huge losses but continued to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is a drain on the nation's limited resources। और बहुत सारी सरकारी कंपनी सालों साल लॉसेस में जाती रही, करप्शन होते रहे, मिसमैनेजमेंट होता रहा, लेकिन हम उसको नहीं बंद करते रहे या उसको प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं बेचा, क्योंकि सरकारी सेक्टर से अगर बंद हो जाएंगे तो लोगों वोट बैंक पर असर पड़ेगा, परमानेंट जॉब लोगों के पास नहीं होगा। This does not mean that private firms are always profitable। इसका मतलब ये भी नहीं था कि प्राइवेट फर्म में कभी लॉस नहीं होता है। Indeed, quite a few of the public sector firms were originally private firms which were on the verge of closure due to losses। वास्तव में अभी के समय में हम लोग को जो लगता है ना, जो प्राइवेट सेक्टर में वो कभी पब्लिक सेक्टर में है, वो कभी प्राइवेट सेक्टर में हुआ करती थी, और जब वो लॉसेस में आई तो सरकार ने उसको नेशनलाइज करके अपने अंडर में ले लिया, और है बहुत सारे बैंक भी उसमें आते हैं। नेशनलाइजेशन एक पॉलिसी आई थी। द नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिसयूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेस। और भारत में जो था ना, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कुछ रिजर्व कि ये बिजनेस प्राइवेट सेक्टर्स ही करेंगे और उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस लाइसेंसिंग पॉलिसी का भी मिसयूज हुआ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ द्वारा। अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firms। एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो मार्केट में काफ़ी छा गया है, जिसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ बिजनेस है, वो किसी भी प्रोडक्ट का लाइसेंस इसलिए लेता था कि वो बनाएगा इसलिए नहीं, कहीं कॉम्पिटिटर्स नहीं उसका बिजनेस शुरू कर दे। तो यानी प्राइवेट सेक्टर्स के आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ साजिश बोझ थे। द एक्सेसिव regulation of what came to be called the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient।
और ये जो परमिट राज आ गया, लाइसेंस राज आ गया, लाल फीताशाही सिस्टम हो गई, इसका मिसयूज़, मिसहैंडलिंग हुआ और एफिशिएंट फर्म्स परफॉर्मेंस नहीं कर पाए. More time was spent by industrialists in trying to obtain a license or lobby with the concerned ministries rather than on thinking about how to improve their products. तो बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ मंत्रालयों में, ऑफिसर्स में लॉबी बनाते थे, लाल फीता ऑफिसर्स को घूस देते थे और उसी में समय बिताते थे. वो इस बात में ध्यान नहीं लगाते थे कि कैसे प्रोफेशनल वे में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए, etc. The protection from foreign competition is also being criticized on the ground that it continued even after it proved to do more harm than good. और ये जो भारतीय कंपनी को प्रोटेक्ट किया गया टैरिफ पॉलिसीज़ और कोटा पॉलिसी के माध्यम से विदेशी कंपनियों से, यही भारत को हार्म ही किया. Due to restrictions on imports, the Indian consumers had to purchase whatever the Indian producers produced. इससे भारतीय ग्राहकों का भी लॉस हुआ क्योंकि वो मजबूर होते थे भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए जिस किसी भी तरह के क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को. और भारतीय प्रोड्यूसर्स भी कभी कोशिश नहीं किए कि अगर हमको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दिया गया है तो हम अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करें और विदेशी कंपनी को के टक्कर का गुड्स हम बनाएं. पब्लिक सेक्टर का ये माइंडसेट हो गया कि हम जो बनाएंगे हमारे ग्राहक खाएंगे ही, खरीदेंगे ही, इसलिए वो लोग अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे. तो कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स फोर्सेस आवर प्रोड्यूसर्स टू बी मोर एफिशिएंट. हालांकि अगर भारतीय कंपनीज को विदेशी कंपनी से कंपटीशन होने दिया जाता तो शायद हमारी कंपनीज ज़्यादा एफिशिएंट हुई रहती, उनमें प्रोफेशनलिज्म आया रहता. A few economists also point out that the public sector is not meant for earning profits but to promote the welfare of the nation. Public sector का काम लाभ करना नहीं है. The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of the extent to which they contributed to the welfare of people and not on the profits they earn. मतलब कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा जाना है कि देखो आप पब्लिक सेक्टर के इस हिसाब से मत आंको कि कितना लाभ कमा रहे हैं, आप ये देखो कि कितना गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मार्केट में सप्लाई कर पा रहे हैं. भले ही वो लॉस में जा रहे, कोई बात नहीं, आखिर उनका उद्देश्य जन सेवा है. रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. और कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नहीं, भारत सरकार के प्रोटेक्शन की पॉलिसी ठीक है क्योंकि बहुत सारे विदेशी कंपनी भी विदेशों में भी बहुत सारे लोग अपने यहाँ के कंपनियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. लेकिन इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है, ओइंग टू ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो विरोधाभासी विचार थे और उसका जो ग्राउंड इम्पैक्ट था कि 1950 से 1990 के बीच में ये बात तो सही रही कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस तैयार हुआ, हम वैरायटी ऑफ लाइन में इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन करने लगे, लेकिन क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस का अभाव था, कॉम्पिटिटिवनेस का अभाव था, पब्लिक सेक्टर में प्रोफेशनल और मार्केटिंग अप्रोच का अभाव था, बहुत सारे फर्म लॉसेस में जा रहे थे. तो इन सब के बीच मजबूर होकर के सरकार को 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करना पड़ा और LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर हम चल पड़े, जिसको हम बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो इस तरह से ये इस चैप्टर्स को हमने फिनिश किया. 1950 से 1990 के बीच में भारत की आर्थिक स्थिति कृषि क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में. धन्यवाद. थैंक यू.